बातें हुई उसी को लेके हम इस सत्र में भी आगे बात करेंगे। काफ़ी कुछ जो बात हुई मार्केटिंग के बारे में और किस तरह की मॉडल होनी चाहिए, ये बातें इसमें और भी जो हमारे सब पैनलिस्ट हैं, माननीय पैनलिस्ट हैं, वो सब आगे इस बात को बढ़ाएंगे। उससे पहले आप मैं एक अजय जी चले गए मगर अभी उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ रखना चाहता हूँ यहाँ पर कि मुझे हमेशा लगा है कि जो एक बात हम कहते हैं कि जो हाथी को देखने के लिए अगर 5 अंधों को लगा दिया तो सब किसी ने सूंड को पकड़ के कहा कि ये हाथी है, किसी ने पैर को पकड़ के कहा यह हाथी है, किसी ने कहा मुझको पकड़ के हाथी है। तो कृषि क्षेत्र की जो बात है वो उसी तरह संदर्भ में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं भरवीर जी से कई बार मैंने गुजारिश की और काफ़ी जो पॉलिसी मेकर्स हैं एग्रीकल्चर के उनको मैंने कहा कि एक बात मुझे बताइए कि इस 75 साल में भारतवर्ष में हर एक तरह की नीति बनी है। पहले तो हमारी आज़ादी के बाद पहला जो बना था वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना था, उद्योग नीति बना था। उसके बाद से सब क्षेत्र में नीतियाँ बनती चली गई। एक कृषि है उसकी कोई नीति नहीं है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इस देश में 75 साल में कोई बनी नहीं है। और मुझे पता नहीं, आप लोग सब बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस हैं, सब आपका इसमें नॉलेज है। हम क्यों नहीं कह सकते कि इस देश में एक कृषि नीति हो? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की कुछ अध्ययन करता हूँ। जो यूएस है उसमें कृषि क्षेत्र पर निर्भर लोगों की संख्या जो कामकाजी लोग हैं 1% लोग हैं कृषि क्षेत्र में। और यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में हर 5 साल एक कृषि नीति बनती है, एग्री फार्म एक्ट जिसको कहते हैं। हर एक 5 साल अलग अलग नाम होते हैं उसके, और उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो कम से कम 500 पन्ने का होता है। और जो बातें अजय जी बोल रहे थे कि हम जो सर्विसेज के बारे में और बाकी जो सब चीज़ों में कृषि को एक अर्थव्यवस्था के बीच में रखने का जो काम करती है वो फार्म एक्ट करती है यूएस में। 1% लोग हैं यूएस में। और यूरोप में 27 देश हैं, अभी 28 थे, अभी 27 हो गए। वो एक कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं 27 देशों को लेके, जिसमें वही बातें बोली जाती है कि पूरे यूरोपियन यूनियन में कृषि नीति क्या होती है। इस देश की विडंबना ये है कि 75 साल में कृषि नीति बनी नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है कि जब नीतीश कुमार कृषि मंत्री थे तब एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनी थी। वो ड्राफ्ट जो है वो पॉलिसी बनी नहीं, और जब तक हम पॉलिसी के आधार पर कृषि को नहीं देखेंगे तब तक तो वो अंधे लोगों का जो हाथी का जो मैंने उदाहरण दिया था वही एक बात बन के रह जाएगी। हम इसको तोड़ते, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में साइलोस, एक कोठरी में हम कृषि को हमने बांध कर रख दिया है। उसका क्या नीतियों का एक स्वरूप होना चाहिए, लार्जर पॉलिसी होना चाहिए, फ्रेमवर्क जिसमें सब चीजें मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, जाएंगी, और कृषि का जो बाकी सब पूरा इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ संबंध है वो तब तक नहीं आ सकती जब तक कृषि नीति की हो। तो मैं भरवीर जी को ये भी कहूँगा कि अभी से अगर हम एक कृषि नीति के ऊपर कुछ जोर लगाए और ये सब जो बातें हैं सब में आ जाएगी तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ हो। क्योंकि जो बात ठाकुर साहब ने रखा कि अभी जो हालात है उसमें किसान का जो स्वाभिमान है वो बिल्कुल नीचे आ गया। किसान को जब किसान का अगर कहता है कि किसानी एक नुकसान का सौदा है, कोई देश में बाकी जो गांव से बाहर रहते हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि इस देश में अगर किसानी अगर नुकसान का सौदा हो जाता है तो इस देश का पेट कौन भरेगा, कहाँ से आएगा।
कुछ आटे मछली का हम इंपोर्ट कर लेंगे, बाहर बहुत कुछ मिल रहा है। यूरोप में बहुत सरप्लस है, यहाँ पे यूरोप यूएस में बहुत सरप्लस है। एक छोटा सा युद्ध हो गया, छोटा नहीं कहूँगा, एक युद्ध हो गया दो देशों में, हाहाकार मच गया कि यहाँ पर फूड क्राइसिस हो गया। तो पता नहीं नीति कैसे बनती है, मैं भी कुछ नीति से जुड़ा हुआ था पहले, पर अभी तक समझा नहीं कि नीति बनती कैसी है। तो आज इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये रख रहा हूँ कि कुछ होनी चाहिए। तो इस सत्र को हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले जो बात हमारे सामने रखेंगे वो प्रकाश नवारे साहब बोलेंगे और this theme of new age agricultural marketing futures and options and Thank you. सबको नमस्कार। जैसे आपने देखा पहला सेशन एमएसपी पे और दूसरा सेशन सहकारिता, एग्री, स्टार्टअप्स एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों सेशन बहुत काफ़ी सेंसिटाइजिंग रहे। और मैं जानता हूँ उसके सवाल जवाब नहीं हो पाए, लेकिन हमारे जहन में ये जो बातें कही गई वो जरूर है। लंच ब्रेक में शायद हम मौका मिले तो उसके बारे में बात कर पाएंगे। न्यू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। इसमें देखिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग टेक्निक्स, ये दो बातें इसमें लगी हुई है। तो मेरे विचार में यहाँ इस टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग के लेके मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। My compliments first to my friend Harbir Singh ji for organizing today's conclave and award ceremony. और आज की गोष्ठी का जो उन्होंने मेन थीम रखा है वो उसके लिए मैं उनको खास करके बधाई देना चाहता हूँ। क्या है मेन थीम आज की? हाउ टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी एंड द रूरल इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग किस हद तक प्रभावित कर सकती है? तो फ्रेंड्स, द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, एज यू नो। newer and newer technologies are surfacing in all the sectors across the globe. ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारी दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने उभर के आ रही है। Now, how can agriculture ignore this new era studded with not only emerging technologies but innovative marketing techniques in agrarian country like India? हमारी इंडिया तो इट्स एन agrarian country, तो यहाँ तो हम इसको दुर्लक्षित नहीं कर सकते। Now we have sectoral experts here on this panel to share their views relating to their sectors. So therefore, without encroaching in their areas, let me confine my views to my core areas, that is sugarcane, sugar, ethanol, and bioenergy in sugar sector. These are my core areas. I represent the cooperative sugar industry, where the technological and marketing innovations have taken place. Already ये sector में काफी बड़े पैमाने पे technological and marketing innovation आई है। संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि gone those days when selling sugar through grocery shops, पहले क्या होता था, चीनी हम खरीदने जाते थे तो दुकान में जाके वो अपने सामने तोड़ मोड़ के देता था पानी। ये अभी गया जमाना, अब ये is of historical. What is now there? The sugar retailing is happening in small and attractive packings, और वो पैकिंग अंडर ओन ब्रांड्स, अभी ब्रांडिंग की भी बात चल रही है। और ये ब्रांड्स they are available through chain of mega consumer stores and malls. बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े कंज्यूमर स्टोर है, जिसमें अभी ये चीनी छोटे छोटे पैकिंग में अच्छी ब्रांडिंग में आ रही है। ट्रेडिशनल प्लांटेशन व्हाइट शुगर जो आमतौर पे हम लोग खाते आ रहे हैं, इसमें भी बदलाव काफी आ रहा है। इसमें आ रहा है रिफाइंड शुगर, विटामिनाइज्ड शुगर, एमेरा शुगर, स्पेशलिटी क्यूब एंड लिक्विड शुगर। Indian sugar industry has realized the global preference for very high polarized raw sugar. ये जो raw sugar की बात होती है तो ये हम इंडिया में खाते नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर में इसकी खपत बहुत बड़ी है। और रिफाइनरी जो इसकी व्हाइट बनाने जाती है रिफाइनरी, उसके लिए रॉ शुगर की बहुत बड़ी डिमांड रहती है। इसका रियलाइजेशन हमें अभी पिछले 2-3 साल से हुआ है। और उसमें जो हमारी रॉ शुगर है वो VVHP कहते हैं, उसको वेरी हाई पोलराइज्ड। ये सबसे बढ़िया रॉ शुगर है, ब्राजील से भी बढ़िया है क्वालिटी में। और इसमें ये क्वालिटी बदलाव इसीलिए आया है कि टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है। और इसके जरिए आपने देखा होगा पिछले साल 112 लाख टन की चीनी निर्यात भारत ने वर्ष की है, और ये अपने आप में एक अपना रिकॉर्ड बना है। और एक ब्रांड इंडियन शुगर की पूरी जहाँ चीनी की खपत होती है ज़्यादा, जैसे कि है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चाइना, मिडिल ईस्ट, कोरिया, मलेशिया,
और कुछ निश मार्केट्स अफ्रीका के जहाँ अभी इंडियन रॉ शुगर और इंडियन वाइट शुगर पहुँच पाई है। एक बहुत बड़े अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल और मार्केटिंग टेक्निक शुगर इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है। On fuel ethanol front too, latest technological innovations are being implemented in distilleries by adopting zero liquid discharge by incineration boilers. और इथेनॉल में ये जो नई नई चीजें उभर के आ रही है उसका भी अडॉप्शन बड़े पैमाने पे शुगर इंडस्ट्री ने किया है। परम सम्मानित पैनलिस्ट, अभी इस हमारे इस जो विषय जो दिया गया है उससे संबंधित पैनलिस्ट महोदय, इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन एवं मेरे समस्त सम्मानित किसान भाइयों, मेरा नाम रजनीश पांडे है, मैं इफ्को से आता हूँ। आप सभी को मेरा आभार। अभी जो हमें विषय जिस पे बात करनी है वो है नए ज़माने में कृषि विपणन, इसका भविष्य में क्या तरीका होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे ट्रेडिंग की जाए, उस विषय पे हमें बात करनी है। तो जैसा कि मैं इफ्को से आता हूँ, इफ्को एक सहकारी संस्था है जिसका गठन 1967 में मात्र 57 समितियों के और 6 लाख की अंश पूंजी के साथ हुआ था। एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद इस मुद्दे पे भी आऊँगा। उसके बाद, इसके गठन के बाद हमारी संस्था में जो वरिष्ठ लोग थे उन लोगों ने किसानों के साथ काम किया, उनकी समस्याओं को समझा और उनके विश्वास को जीता, और तत्पश्चात धीरे धीरे इस संस्था का फैलाव होना शुरू हो गया। और आज के समय में हमारी संस्था इफ्को, जो आपकी हमारे किसान भाई जो पीछे बैठे हैं उन्हीं की संस्था है, उससे 36,000 सहकारी समितियां जुड़ी हुई हैं और आज 30,000 करोड़ का कारोबार कर रही है, जिसके कारण हमारा उत्पादन जो है, हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो एक जगह ही रुक गया और वो हमारी खेती जो है वो लाभप्रद खेती नहीं रह गई। हमारे किसानों की जो हम खेती जो कर रहे हैं उसमें वो लाभ नहीं है। अगर कोई आईएएस को देखे, वो अपने बच्चे को चाहता है वो आईएएस बन जाए, कोई नेता है तो वो चाहता है कि उसका बेटा नेता बने, पर कोई भी हमारा किसान ये नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती में आए। वो भी चाहता है कि किसी न किसी रूप में वो नौकरी मिले और कहीं ना कहीं वो जाके नौकरी करे। हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम किस तरीके से अपनी खेती को लाभप्रद बनाएं, कैसे हम इस खेती को लाभप्रद बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के समय में हमारे देश में जहाँ 14 से 15% तक जीडीपी में कृषि का योगदान है, परंतु 55% हमारी जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है, खेती से संबंधित चीजों में जुड़ी हुई है। अगर उनका विकास अगर नहीं होगा तो हमारे देश को विकासशील देश से विकसित बनाने में ये सपना हमारा कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और मेरी ऐसी खुद की तमन्ना है कि जिस दिन मैं मरूं, मैं एक विकसित देश में मरूं, ना कि एक विकासशील देश में मरूं। तो उसके लिए हम सभी को गांव में, खेत में काम करना होगा और इफ्को इसके लिए कटिबद्ध है और हमारी संस्था इसके लिए अलग अलग किस्म के काम कर रही है। हमने पूरे इस कालखंड में पहचाना और इस चीज को ये जाना कि जो उर्वरकों का प्रयोग आज तक होता आया है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उनकी उपयोग क्षमता बहुत कम थी। मात्र 25% तक वो हमारे खेत में हमारे फसलों द्वारा अवशोषित किए जाते थे, बाकी जितना भी था वो सब वेस्ट हो जाता था, यानी कि वो या तो भूमि में हमारी जल को प्रदूषित कर रहा है या हमारे आसमान में वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें ये विभिन्न प्रकार के हमारे जो हमने शोध किए, हमने एक अभी शोध कराया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उसमें ये बताया गया कि अगर हमारी यूरिया की खपत को आधा कर दिया जाए तो जो नॉक्स गैसेस का एमिशन जो हो रहा है, नॉक्स गैसेस मतलब कि जो यूरिया के प्रयोग के कारण जो वो यूरिया जो कि हमारी फसलों द्वारा अवशोषित नहीं की जाती और वो तुरंत
आसमान में उड़ जाती है और हमारी वायुमंडल को प्रदूषित करती है, उसके कारण 1 किलो नॉक्स गैस 250 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होती है। तो वो नॉक्स गैस हमारे पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, सभी से आप सभी अवगत भी हैं। तो अगर हम इसका प्रयोग सिर्फ राइस में, पैडी में, ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ पैडी में इसको आधा कर दें तो 4.37 मिलियन टन्स नॉक्स गैसेस का एमिशन को कम किया जा सकता है। उसमें से तकरीबन 85% ऐसी चीजें हैं जो विदेशों से आती हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की आय दोगुना करने की सोची और इसके बारे में एक संकल्प लिया, तो इसको में हम लोगों ने भी इस बात का संकल्प लिया कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे किसानों कम से कम लागत कम कर सके। जो फर्टिलाइजर है जिसको हम प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उसकी लागत कम कर सके। और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए। अल्टीमेटली हमने देखा कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज स्पेस टेक्नोलॉजी में हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं सकता। और इसके लिए बहुत बड़ी रिसर्च की गई, हमें सरकार का समर्थन भी मिला, हमारे फर्टिलाइजर मंत्री जी का भी समर्थन मिला, सरकार से भी मिला, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से भी मिला। और सबसे पहले हम लोग नैनो यूरिया बनाए। आप पूछे नैनो यूरिया है क्या? 1 ट्रिल यूरिया के यदि आप लेते हैं और उसके 55 टुकड़े करते हैं तो उसका एक टुकड़ा 1 नैनो पार्टिकल होता है। और जब आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो खाली 30% उसका इस्तेमाल आप करते हैं, बाकी 70% पोल्यूशन करता है, चाहे वाटर का हो चाहे एयर का। तो उसमें से यदि हम नाइट्रोजन पार्टिकल के टुकड़े कर दें अंदर और इसको सेलुलोज के पार्टिकल में जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन में आते हैं उसको यदि हम लोग मिला लें और उसका रिएक्शन दोबारा न होने दें ताकि नॉर्मल पार्टिकल के रूप में रहे, और उसका जब छिड़काव कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जो आप जानते हैं भूमि में। और हमारे बहुत से भाई बहनों ने इसका इस्तेमाल किया है। 5 करोड़ बोतल हम बना चुके हैं नैनो यूरिया की, 4 करोड़ 85 लाख बोतल बिक चुकी हैं। तो आप समझिए 20 लाख टन करीब यूरिया का इस्तेमाल कम हो चुका है। उसके कारण 12,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ साथ आपकी सब्सिडी बची, क्योंकि इसमें किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है। इसका दाम खाली 225 रुपए रखा गया है, जबकि आपके 268 रुपए आप एक बैग यूरिया का देते हैं। और उसके बाद उस पर जो खर्चा करते हैं वो अलग है, इस पर खाली आपको छिड़काव करना है। उसी के साथ साथ अब नैनो डीएपी भारत सरकार के पास अनुमोदन के लिए गया हुआ है और बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। उसका दाम भी हमने निर्णय किया है, खाली 600 रुपए रखेंगे। तो दोनों के जब मिला दो तो 8 रुपए एकड़ की आपकी इसमें कमी आएगी। अब नैनो पोटैश भी हम लोग लाने वाले हैं, नैनो एनपीके भी लाने वाले हैं, नैनो जिंक भी लाने वाले हैं और नैनो कॉपर भी लाने वाले हैं। तो भारत सरकार का जो एक मुख्य मुद्दा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि, और जो दूसरा मुद्दा है कि सहकारिता के माध्यम से समृद्धि। तो हम लोग सहकारिता में हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप ही के पैसे से बने हुए हैं। तीनों चीजों को और केमिकल्स को अपने जमीन से हटाना, इन सब को पूरा करने के लिए ये कटिबद्ध हैं हम लोग। कम से कम 2 साल 3 साल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में 0 हो जाएगा। Thank you so much, sir.
और अब आमंत्रित करना चाहूँगी श्री संजय बालियान जी के, वो भी 2 शब्द हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद। अवस्थी जी, राम इकबाल जी, हरवीर जी, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले तो 2 साल पूरे किए हैं रूरल वॉइस ने, इसके लिए किसानों को भी बधाई। और हरवीर जी ने जो मेहनत इसमें की है, वाकई बहुत कम लोग पत्रकारिता में इतना सम्मान कमा पाते हैं। बहुत पत्रकार हैं दिल्ली में, बहुत लोग हैं, लेकिन हरवीर जी ऐसी शख्सियत है कि जिस पर सब भरोसा करते हैं और सब पार्टियों के लोग करते हैं। ये सब राजनीति से दूर हैं, क्योंकि हमेशा किसानों की बात करते आए दिल्ली में रहते हुए। और सच पूछो तो कई बार मुझे भी 8.5 पौने 9 साल हो गए जब से आप लोगों ने दिल्ली में भेजा है, तो लगता है कि दिल्ली चारों तरफ से कई बार नकली किसानों से घिरी हुई लगती है। दिल्ली में किसान की बात कई बार वो लोग करते हैं कि जिन्हें कभी खेत नहीं देखे होते हैं। वो हर फील्ड में है। जब मैं कृषि राज्य मंत्री था 2014 में, तो पहली बार मैंने मांगी एक लिस्ट। मैंने कहा भाई देश में किसान नेताओं से मिल लूंगा, लिस्ट मेरे पास लाओ। तो चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वहां तो किसान आंदोलन की और किसान नेताओं की भूमि रही है पहले से, और मेरी एजुकेशन सारी हरियाणा की, हरियाणा में भी किसान नेताओं को ज्यादातर परिचय था। तो जब लिस्ट मेरे सामने आई तो मुझे दिखाई दिया कि इसमें तो सचमुच जो जमीन का कोई भी किसान नेता वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो एक अलग तरह की माहौल यहाँ दिल्ली में रहता है। उस माहौल में रूरल वॉइस का आना और हरवीर जी का लगातार उससे खेत और किसान और सरकार के बीच में कड़ी के रूप में काम करना वाकई प्रशंसनीय है। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे किसानों के देश के सबसे बड़े नेता चरण सिंह के जन्मदिवस के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम दोनों काम साथ कर लेते हैं, चौथ साहब को भी याद कर लेते हैं और रूरल वॉइस भी याद आती रहेगी साथ में चौथ साहब के। क्योंकि जैसे चौधरी चरण सिंह को किसान से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से रूरल वॉइस को भी किसान से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, कई बार लगता है कि उन्हें बहुत कम मौका मिला, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन बहुत कम दिनों के लिए, देश के प्रधानमंत्री बने तो वो भी कम दिनों के लिए। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, आज शायद आज का दौर, कई बार लगता है कि चौथ साहब के दौर में नेता जातियों के नहीं होते थे, प्रोफेशन के होते थे। किसान नेता शायद उसके बाद कोई बन नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद ज्यादातर हम जातियों में सिमटते चले गए। किसान की बात करो तो अलग अलग जातियों में होते चले गए। शायद चौथ साहब जैसी शख्सियत दोबारा ना आए। बहुत कुछ उन्होंने एक किसान को आवाज देने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। बहुत सी बातें आई, मैं ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा, चूंकि अवस्थी जी को भी जल्दी है और मैं समझता हूँ कोहरा होगा, आप सबको भी गांव तक पहुंचना होगा। थोड़ी देर में कोहरा शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आज की बात सुनकर 2 बातें जरूर लगी। अवस्थी जी, आपको बधाई, इफको को बधाई, वाकई बड़ा काम किया। मैंने जब प्रेजेंटेशन में पहली बार देखा नैनो यूरिया, तो मुझे वाकई विश्वास नहीं हुआ, कैसा भी हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो जाए तो कितना बढ़िया बात होगी। और आज आपने बताया कि नैनो यूरिया के बाद में नैनो डीएपी, नैनो पोटाश, ये सब लोग जो आप लोग ला रहे हैं, तो एक किसान को तो शायद जब इस्तेमाल करेगा जब भी भरोसा होगा मुझे। लेकिन बहन जी ने की बातों से लगा कि वाकई आपका नैनो यूरिया अच्छी तरह काम कर रहा है, क्योंकि बहन जी ने आपको धन्यवाद किया वहीं से बैठ के। तो आने वाला समय ऐसा लगने लगा, थोड़ी देर पहले 238 वैरायटी की बात थी। वाकई अगर किसी एक साइंटिस्ट का सबसे बड़ा कर्ज कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर है तो डॉक्टर बख्शीराम उसका नाम है। वाकई उसका कर्ज हम सबके ऊपर है, जो उसने वो वैरायटी दी। साहब 2% तो बढ़ा दिया रिकवरी, शुगर मिल को फायदा, और करीब 1.5 गुना कर दिया प्रोडक्शन, किसान का बढ़ा दिया। तो पहली ऐसी वैरायटी आई कि किसान भी खुश और शुगर मिल भी खुश, क्योंकि दोनों खुश रहेंगे जब भी काम चलेगा, नहीं तो बात नहीं बढ़ने की। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस वैरायटी में बीमारी आ गई बहुत ज्यादा और उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। वो चले गए हमारे आईसीआर के डीजी, नहीं मैं उन्हें जरूर कहता। 2014 में डॉक्टर बख्शीराम ने मुझे बात की थी कि भाई मंत्री जी, मैंने वैरायटी दे तो थी पर यह वैरायटी फेल हो गई। 2014 से आज 8 साल हो गए। इन 8 साल में जो भी डीजी बना आईसीआर का,
जो साइंटिस्ट थे क्षेत्र के, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे प्रदेश के गन्ना मंत्री हो, मैं सबको यह बात कहता रहा कि मैंने कहा भाई इस पर काम होना चाहिए, सभी साइंटिस्टों को आयशा हो, लेकिन हम उसका रिप्लेसमेंट अभी तक ले नहीं पाए। पता नहीं कितने दिन और लगेंगे, ये तो खैर उसका बात है। तो ऐसा लगने लगा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से वाकई किसान का भला हो सकता है। नई नई टेक्नोलॉजी में कोस्ट कम हो, अच्छी वैरायटी आए, तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बात का फायदा मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वही बात है कि कम लोग हैं, ज्यादातर तो लेबोरेटरी में रह गए साइंटिस्ट। जब से गांव के बच्चे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जाने कम हुए, मुझे लगने लगा कि वो जो एक आत्मीयता थी किसान के साथ साइंटिस्ट की, वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। और पेपर पब्लिश करने में अब ज्यादा ध्यान रहता है सब लोगों का, बजाय कि किसी उस बात में लाने में। अभी अरविंद जी मुझे कान में कह दे कि भाई शामली के बहुत हैं, मुझे फिर तो थोड़ा ठीक हो गया, शामली में समस्या है पेमेंट की। तो हाँ अरविंद जी, ये तो बात है, और इसे स्वीकार करने से काम चलेगा, उस बात को मना करने से तो काम नहीं चलने का। जो सिद्धि सबके सामने है उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हम सब लोग इस पर राजनीति तो करते रहे, जब हमारी सरकार नहीं होती तो हम कर ले, और जब हमारी आवे तो कोई दूसरा कर ले। लेकिन गंभीरता से किसी ने कभी इस पर बहुत ज्यादा काम करने का प्रयास, मुझे ऐसा लगे, मैं राजनीति से हट के कई बार बात करने का मन करता है आदमी का। वैसे तो आजकल सब जैसे रिकॉर्डिंग होने लगी तो कहो कुछ और, पता कुछ और लगे, कहूंगा यार क्लास कहीं और लगेगी जाके, ऐसा हो जाए कई बार। लेकिन वाकई इस पर अलग से कुछ बहुत गंभीरता से सरकार को प्रयास करने चाहिए। मैं हमेशा इस मत का रहा हूं कि या कोई ऐसा फंड बने। मैंने कई बार अलग अलग तरह के सजेशंस देने का प्रयास किया, चाहे अपनी सरकार है, चाहे मेरे से पहली सरकार थी, उसे भी मैं सुझाव दिए। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं तो दिल्ली में उस समय मंत्री था, और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मेरे आज भी याद है अवस्थी जी, जब मैं मंत्री बना 25,000 करोड़ रुपए करीब बकाया था, और उस समय चीनी का रेट हरवीर जी के तो याद होगा 22 रुपए किलो था 2014 में। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को आज एक कमेटी बनाई कि भाई इस कमेटी को कुछ काम करना चाहिए, इस पे चीनी के रेट गिर गए, किसान का बकाया है। तो उस कमेटी में रामविलास पासवान जी थे, मैं था, निर्मला सीतारमन थी, एक दो लोग और थे, 4-5 मंत्री हम थे। तो पहला हमने जो इम्प्लीमेंट किया था वो किया था कि रॉ शुगर पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम हमने किया। और जिस दिन रॉ शुगर पे इम्पोर्ट ड्यूटी पहले दिन बढ़ा के 25%, जो 100% है, उससे पहले रॉ शुगर पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी। तो मैंने जैसे ही वो अनाउंस किया बाहर जाके, मैंने रामविलास पासवान जी ने, तो उसी दिन 1 घंटे के अंदर चीनी के रेट 22 से बढ़ा के 24 रुपए किलो हो गए। और आज तक भी मेरे याद है, हेडिंग ये था जो पट्टी चलती रहे नीचे कि मोदी सरकार ने चाय भी कड़वी कर दी। ये हेडिंग था साहब। 2 रुपए किलो अगर दूध के रेट बढ़ जाएंगे, 2 रुपए चिल्ली के रेट बढ़ जाएंगे, तो सारी मीडिया देश की शोर मचाना शुरू करता है, और बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या ये बातें हैं कि जो और चीजें महंगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, और किसान की अगर 2 रुपए कुछ महंगी होगी तो देश में सब कुछ और मजा। शायद जब तक इसका समाधान नहीं होगा, जब तक राजनीति के चारों तरफ किसान चक्कर काटता रहेगा। खैर लंबी बात हो जाएगी। मैं तो किसान भाइयों को कहूंगा, जो आपकी समस्या है, मैं तो नहीं कर पाया बहुत कुछ, लेकिन प्रयास मैं जरूर करता रहता हूँ। एक बार फिर हरवीर जी को बहुत बधाई, और ये आपकी जो रूरल वॉइस है ये पूरे देश के किसानों की आवाज बने, यही मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मैं हरवीर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि एक वोट ऑफ थैंक्स सभी को बोलिए। हरवीर जी प्लीज। शुक्रिया सागरी का, और सभी एक्चुअली काफ़ी टाइम भी हो गया, हम लोग 1 घंटा लेट चल रहे हैं, कोहरा शुरू हो जाएगा। और बहुत बढ़िया आज का सत्र हमारा पूरे दिन का रहा, आप सब लोगों ने बहुत समय दिया, मैं सबका धन्यवाद कहूँगा। हमारे जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट आए, देश के अलग अलग हिस्सों से आए, उनका बहुत धन्यवाद। संजीव जी आए, अवस्थी जी, हमारे जो अवार्ड पार्टनर हैं नकोफ और चेयरमैन नाम इकबाल जी, और यहाँ पर हमारे जितने जो लोग काम कर रहे हैं, रोलोइस की टीम, सोक्रेटिस की टीम, और इंडिया हैबिटेट सेंटर के लोग, और हमारे जो सपोर्टर हैं उसमें आपका जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इफ्को है, आपका अमूल है, या DCL श्रीराम है, या धानुका है, सोक्रेटिस है, भारत कृषक समाज है, नकॉफ है,
तो ये मॉडरेरी है, बायर है, सब लोगों को देखिए कोई भी काम करने के लिए कुछ न कुछ तो रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हाँ हम लोगों का जो रास्ता है वो उसी तरह चलेगा। ये व्यवस्थाएं हैं, इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो टीम थी जो इवेंट की, ब्रदर एंटरटेनमेंट, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सागरिका ने पूरा दिन ये सत्र चलाया, इनका तीसरा इवेंट हमारे साथ है, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि कोई 200 किलोमीटर से आया, कोई 150 किलोमीटर से आया, कोई सुबह 5 बजे चल के आया, और आपका जो हमारे प्रति जो एक तरीके का प्यार है वो आपको खींच करके लाया। लेकिन हमारी भी कोशिश है कि जो आपकी बात है, जो आपकी आवाज़ है, जो आपके मसले हैं, उनको हम आवाज़ दें और आगे बढ़ें। और रूरल वॉइस इस काम को लगातार जारी रखेगा। अभी हम लोग डिजिटल में थे, टेक्स्ट में, फिर वीडियो में आए, और मैं यहाँ अनाउंस करूँगा कि हम लोग इस तीसरे साल में ऑडियो फॉर्मेट में भी जाएंगे। जो हमारी स्टोरीज हैं वो आप जिस तरह रेडियो पर सुनते हैं और ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन पाएंगे, वो हमारा एक नया कदम होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।